पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता हूँ। और उसका कारण ये है क्योंकि मैं पॉन्ड्स के बारे में काम करता हूँ, उनके लिए उनकी बातें करता हूँ और उनका प्रचार प्रसार भी करता हूँ। तो क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम तालाबों के आसपास हैं, तो इसलिए लोगों ने भी, समाज ने भी और मीडिया ने भी इसको एक नाम दे दिया, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। तो मुझे सच में बड़ा गर्व है इस नाम को लेके कि मेरी पहचान कम से कम मेरे काम की वजह से मुझे मिली है। इसका जो इंस्पिरेशन है वो मेरे बचपन की एक्टिविटीज़ की वजह से है, क्योंकि अभी भी मैं गांव में ही रहता हूं और जिस गांव में पला बड़ा हूं उसी में मैं स्कूल टाइम में मेरा एक ही काम था कि हमारे बहुत सारी भैंसें थी, तो स्कूल से आते ही उनको जंगल में घास चराने के लिए ले जाता था मैं। तो वहीं पे तालाबों में मैंने नहाना सीखा है ना, जो खेतों में तालाब बने रहते हैं, गांव के बाहर तालाब बने रहते हैं। बारिश के टाइम में हमारे पूरे रेन वाटर को वो संजोने का काम करते हैं। जब मैं एक 10th पास करके 12th पास करके कॉलेज की तरफ मूव हुआ और मुझे 12th के लिए शहर की तरफ जाना पड़ा, ट्रेवल करना पड़ा, लोगों से मिला, आसपास का ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी, गाँवों के हाल देखे, शहर के हाल देखे, तब रियलाइज हुआ कि गांव में जो इतने सुंदर वाटर बॉडी हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं एक लैंडफिल का रूप लेता जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक डंपिंग यार्ड जैसे बनते जा रहे हैं। हम उसी चीज़ की पढ़ाई भी कर रहे हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करें, है ना। लेकिन और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं उसको, है ना। तो वो रियलाइज़ हुआ और उस समय पे क्योंकि मैं कॉलेज की पॉकेट मनी के लिए मैं एक अपने घर पे एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलाता था। छोटा भी नहीं कहेंगे क्योंकि 40-50 बच्चे थे मेरे पास उस समय पे भी। तो हमने ना एक एक्टिविटी स्टार्ट की अपने उस कॉलेज टाइम में। बच्चे मेरे स्कूल टाइम के थे, मैं कॉलेज टाइम के था और 3-4 साल का गैप था मुश्किल से। तो हम अपने हाथ से पोस्टर बनाते थे, छोटे छोटे, जल बचाओ जीवन बचाओ, है ना, और उसमें अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखते थे और जाके उसको दीवारों पे चिपका देते थे सबके घर के सामने। और ज़्यादा उसके सामने चिपकाते थे जिसको हमें पता होता है कि इसके घर से बहुत पानी बर्बाद होता है, तो उसके घर के सामने 4-5 लगा देते थे। तो वो हमारी एक्टिविटी थी। दिस इज लाइक हाउ इट स्टार्टेड। बट ये जब मैं कॉलेज में देखा और इसके बारे में जाना और मुझे लगा कि अवेयरनेस या उस तरह की ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे करना पड़ेगा। तो हमने सबने मिलके वॉलंटियर एक्टिविटी की। उसमें भी हम पॉन्ड स्टोर नहीं करते थे, बस हम उसके आसपास की सफाई करते थे ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे। बट मुझे पता चला कि जितना तालाब बाहर से गंदा दिख रहा है उससे वो कई गुना उसके अंदर से गंदा है, वो उसके नीचे से गंदा है। जितना प्लास्टिक उसके ऊपर दिख रहा है उससे कई गुना प्लास्टिक उसकी बॉटम लेयर पे है। तो तब तक मैं MNC में जॉब करता था। मेरी कंपनी का नाम था साइंट लिमिटेड। उससे पहले मैंने 1-2 महीने कई बार कहीं पे काम किया था, बट फिर मैंने 2 साल के बाद वो छोड़ दिया और मैं फुल टाइम इसी में आ गया। चैलेंजेस हर काम में है ना, और इस काम में अपने लेवल के चैलेंजेस थे। बट जब हमने शुरुआत की तो कई बार तो सबसे जो कठिन काम था वो था अपनी टीम को और गांव वालों को विश्वास दिलाना कि हाँ हम ये कर सकते हैं। एक बार शुरुआत करना वो बड़ा कठिन होता है क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होती है। तो और दूसरा गांव वालों को ये विश्वास दिलाना कि हम सच में ही करना चाहते हैं ना, तो उनको विश्वास दिलाना। लेकिन धीरे धीरे ये चैलेंज तो खत्म हो गया क्योंकि माउथ पब्लिसिटी बहुत होने लगी कि हम रेफरेंस देने लायक हम हो गए कि हमने उस गांव में किया, आप उनसे जाके पूछिए एक बार, है ना, कैसा काम किया है हमने। तो गांव वाले हमसे जुड़ने लगे, वो एक था। लेकिन और इसको वो बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरी होती है मेरे लिए, और वो आसान भी रहा, कि आप जब खुद उस चीज़ों में आसपास रहे हैं तो आप उनसे आसानी से जुड़ भी सकते हैं। मेरे लिए आसान था कि मैंने उनसे बहुत जुड़ाव हुआ था, उनको समझने में बहुत आसान था और ये भी कहीं ना कहीं पता था कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, है ना। तो इसलिए उसको ग्राउंड पे लाना बहुत मुश्किल हुआ। दूसरा, फिर मैंने उस तरह की एक टीम जोड़ी जो सच में इसके बारे में पैशनेट थे, उनके अंदर पैशन भरा था, क्योंकि लोगों को जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है।
इसमें तो हमारी ज़रूरत है कि आप चाहे 10th पास है या फिर आप 12th पास हैं, हाँ बस आपका पैशन होना चाहिए तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस टास्क। तो उस तरह से उस टीम को जोड़ना, लोगों से जुड़ाव रखना, तो वो एक सारे काम किए ताकि ग्राउंड पे हम सक्सेस हो सकें। क्या कहते हैं ना, वो जरूरत आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस समय पे जरूरत थी कि कैसे अच्छी क्वालिटी का प्योर रेन वाटर उनको मिल सके ताकि वो अपना पूरी साल का काम उससे चला सके। तो उस समय पे उस तरह की खोजें हुई, तो उस तरह के बदलाव किए गए आसपास के कैचमेंट एरिया में। आज के समय पे जरूरत अभी भी हमारी वही है ना, लेकिन हमें क्योंकि हमारी प्रायोरिटी चेंज होने लगी है और हमें कहीं ना कहीं जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर की जो हमें ज़रूरत थी वो हमें दूसरे सोर्सेज से मिलने लगा है ना। तो अब हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई देती है। तो अभी हम काम करते हैं कि उस कैचमेंट एरिया पे हम जितना ज़्यादा डेवलप कर लें उतने लिए हमारे लिए रिसोर्सेज पैदा हो सकते हैं। किराया आ सकता है, किसी फैक्ट्री बना सकते हैं, कोई फार्म हाउस बना सकते हैं ना। उस समय पे वो सारी चीज़ों की ज़मीन की उतनी ज़्यादा एक तरह से अवेलेबिलिटी थी। कभी उनके दिमाग में ये नहीं आता था कि इसको कब जालें तालाब के कैचमेंट एरिया को। लेकिन अभी जमीन की कीमत उतनी बढ़ गई है और जमीन की धीरे धीरे पॉपुलेशन की वजह से जो मात्रा है वो पर व्यक्ति जो अमाउंट आता है, एक मात्रा आती है, एरिया आता है, वो कम होती जा रही है। तो अभी हमारी प्रायोरिटी हमारे दिमाग में ये आ गई है कि उसको कैसे हम थोड़े से भी एरिया को कब्जा लें, है ना। तो उस समय कब्जाना हमारे दिमाग में नहीं था, लेकिन अभी वो हमारे दिमाग में आ गया है। तीसरी चीज, हम सिर्फ वो फायदा देखते हैं जो हमें डायरेक्टली मिलता है ना। जैसे अगर वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडी में जो पानी होता है, तो पहले हमें पोर्टेबल वाटर मिलता था कि हम घड़े में भर के ले जाते थे, बाल्टी में ले जाते थे, वो एक तरह से हमारा डायरेक्ट बेनिफिट था। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, एक कहीं ना कहीं हीट वेव्स को मिटिगेट करता है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करता है ना। ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन वो हमें क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं हमारे, वो हम उनके अपनी आंखों से नहीं देख सकते लाइव, और हम उसी चीज़ पे बिलीव करते हैं जिसको देख सकते हैं। तो इसलिए हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। लेकिन क्या है, एक लॉन्ग टर्म में जाके बहुत नेगेटिव निकलते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो सदियों में जाके हमें दिखाई देते हैं। इसलिए वो उसका प्रभाव भी हमें आसानी से नहीं दिखाई देता और हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तालाबों को हमारा प्रयास है कि उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए, है ना। अब हालांकि सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार तालाब को रिवाइव कर दो और बिल्कुल वो वैसा ही रहे अपने आप ही, है ना। तालाबों के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल होना तब है कि जब उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो वहीं से निकलती रहे, है ना। इसका मतलब वो तालाब सेल्फ सस्टेनेबल है, बार बार इन्वेस्ट ना किया जाए उसमें। तो सेल्फ सस्टेनेबल मतलब एक कॉस्ट निकलनी है, तो कॉस्ट निकलेगी तभी जब उससे कुछ ही को किसी अर्निंग होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को 1 लाख रुपए की अर्निंग हो और वो 10,000 रुपये उसके मेंटेनेंस में खर्च कर सके। तो दैट इज अवर एफर्ट्स। अब उसके लिए क्या है, तालाब में देखिए आप उसको एक तरह से स्पोर्ट कुछ कर सकते हैं उससे, है ना, लाइक एक इको टूरिज्म उसमें कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बोटिंग क्लब है, ये है। आप उसमें सिंगाड़ा की खेती कर सकते हैं, आप उसमें कमल की खेती कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसको करने से तालाब की वजह से किसी को अर्निंग हो और उस अर्निंग के एक हिस्से से वो उसको मेंटेन करे, दैट इज़ द सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी पॉन्ड। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इन पैरेलल ऑफ किसानों को जागरूक करते हैं कि भाई आप चावल बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, है ना। उससे दोनों फायदा होगा, तालाब भी मेंटेन रहेगा और आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो उस लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे तालाब, जैसे अगर मैंने 100 तालाब किए तो सारे तालाब को तो हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बना पाते, क्योंकि कई बार क्वालिटी उतनी नहीं मिल पाती पानी की, कई बार हमें एरिया उतना नहीं मिल पाता कि किसी की इकोनॉमी जनरेट हो सके वहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसमें से हम 70% तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बना पाए अभी।
देखिए ये डिपेंड करता है कि जैसे तालाब में प्रॉब्लम क्या है ना? क्योंकि आप अगर 100 तालाबों को देखेंगे ना तो 100 में आपको कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई देगी, है ना? किसी में ऊपर पूरा डकवीड आया हुआ है, किसी में ऊपर वाटर हायसिंथ उगा हुआ है, किसी में वाटर हायसिंथ के ऊपर भी पूरा प्लास्टिक की एक लेयर, गार्बेज की एक लेयर है, किसी में बिल्कुल बंद ही हो चुका है ना? वो गार्बेज होके मिट्टी डाल के उन्होंने बंद कर दिया है। किसी में आपको तालाब दिखेगा तो वो साफ दिखेगा बिल्कुल, है ना? पत्थर लगे हैं चारों तरफ, लेकिन वो क्रिकेट स्टेडियम की तरह यूज हो रहा है ना? वहाँ बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, पानी के उन्होंने सारे सोर्सेस बंद कर दिए हैं उसमें ना। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एक तालाब में। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब जैसे एक बीमारी होती है तो डॉक्टर पहले ये देखता है कि बीमारी कौन सी है, फिर उसके बाद तो ऐसे पॉन्ड रिस्टोरेशन में पहले कौन सी वाली प्रॉब्लम है उसे, जैसे अगर मान लो ये गार्बेज वाली प्रॉब्लम है तो उसका गार्बेज पूरा होगा, वो सेग्रीगेट होगा, जितना रैकपिकर की हेल्प से या किसी वेंडर की हेल्प से उसको कर सकते हैं, वो आरडीएफ में कन्वर्ट करके जितना उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी वाटर हायसिंथ निकलता है, उसको आसानी से कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर निकलता है उसके अंदर ब्लैक वाटर होता है उसके नीचे, है ना? उसको पूरा ब्लैक वाटर कई बार होता है, कई बार गिरे, या तो उसको ड्रेन आउट किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं पानी में, है ना? क्योंकि उसमें गोबर, सब्जी के छिलके, ये सारी चीजें होती है, तो उसमें ना बहुत सारे ये क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें मिल जाती है। तो वो क्या है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आसपास के अगर किसान लोग होते हैं तो उसको यूज करने देते हैं खेतों में। उससे जिस खेत में ये पानी लगता है उसमें कई बार उसकी जरूरत नहीं पड़ती खाद डालने की, है ना? वो उतना ज्यादा एक तरह से नरिशमेंट का काम करता है उनके लिए। फिर उसके अंदर जब हम देखते हैं तो एक पूरा लेयर जमी होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की और इनऑर्गेनिक वेस्ट की, उसको पूरा हटाया जाता है। उसके चारों तरफ एक बंड बनाया जाता है ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके, उसकी गहरी होती है। फिर जहां जहां से पानी आ सकता है उसमें पाइप के माध्यम से वो पाइप कनेक्ट किए जाते हैं कि बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी उसे, कहीं पे मान लो इससे 100 मीटर दूर कोई रुकावट है ना? तो उस रुकावट में जाके वहां पे भी पाइप डालिए कि उसका भी पानी इधर आ जाए। कहीं गली का पानी इधर आ सकता है बारिश के टाइम पे, वो डालिए। तो वो सारे एफर्ट्स करते हैं बस पानी इधर आ जाए, कैसे भी वो भर जाए। दूसरा, अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको रोक के एक छोटे से तालाब में फिर उसको भेजा जाए। चारों तरफ फेंसिंग की जाती है, अंदर प्लांटेशन की जाती है और फिर उसका रेगुलर मेंटेन किया जाता है। ये सारे स्टेप्स हैं कि कैसे तालाब को रिस्टोर किया जाता है। मैंने शुरुआत तो अपने गांव के आसपास से ही की थी, बट अभी हम 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें गुजरात है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं। और अगर सब सही रहा तो हम अगले इस साल हम 4-5 और स्टेट्स में जाने वाले हैं। और हमारी कोशिश है कि हम हर जगह पॉन्ड तो रिस्टोर करें ही करें, बाकी हम एक इस तरह की टीम भी वहाँ पे डेवलप करें जो हमारे बाद भी वहाँ पे फिर उसको कंटिन्यू रखे। हमारा माइंड तो देखो एक मशीन है पूरा, है ना? जब किसी बात को डिस्कस करते हैं तो कई लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं, कई लोग पॉजिटिवली लेते हैं ना। कई लोग, हमारा गांव में बहुत सारी जगह, कई गांव ऐसे भी मिल जाते हैं कि बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो उसको विरोध भी करते हैं उस चीज़ का, है ना? तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहता है कि वो पॉजिटिव लोगों को अपने साथ लेके उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। बाकी लोगों के अंदर बदलाव तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ। और इवन जब से जल शक्ति मंत्रालय बना है तो तालाबों की बात भी बहुत जोर शोर से हो रही है ना? इस बार भी 75 तालाब हर जिले में बनाने की एक बात अमृत सरोवर नाम की स्कीम निकाल के हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि जिस तरह से हर साल एक नई स्कीम निकाल के तालाबों पर काम करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी को फोर्स किया जा रहा है, उनको इंस्पायर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि तालाबों की ज़रूरत है। चाहे तालाबों को हमारी ज़रूरत हो ना हो, बट हमें तालाबों की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए
मैं अपने काम के लिए कहूँ तो हम भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप तालाब पे जाके उसका फीता लेके, मीटर लेके उसका एरिया नापें, पूरा उसका पेरीमीटर पूरा कैलकुलेट करें, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जबकि आज के टाइम में उतनी ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि सैटेलाइट इमेजरी को लेके और अपना ये जियो टेक्नोलॉजीज़ को लेके आपको एरिया कैलकुलेशन करने में मदद कर देते हैं। इवन जैसे हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं दैट इज़ गूगल अर्थ, है ना। तो आप गूगल अर्थ से किसी भी तालाब का एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो या फिर आप यहीं से बैठे बैठे आप गांव वालों को, मान लो गुजरात में काम चल रहा है, तो यहीं से मैप में निशान लगा के उनको बता देते हैं कि भाई यहाँ पे पाइप लगना है ना। क्योंकि हमें क्या कंटूर मैपिंग भी मिल जाती है, तो उससे ये पता चल जाता है कि बारिश होगी तो किधर से पानी आएगा तालाब की तरफ, है ना। तो हम उनको यहीं से बता देते हैं कि जो तालाब आप डालेंगे तो वो यहाँ पे डालिए, सॉरी पाइप जो डालेंगे आप यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे आउटलेट लगाइएगा, यहाँ पे इनलेट लगाइएगा। तो यही काम हो सकता है पहले मैनुअल होता था, है ना। तो लेकिन अभी यही काम इस तरह की टेक्नोलॉजी से हमारा बहुत आसान हो गया है। इवन जो अपना भुवन है ना, तो भुवन की हेल्प से तो हम वो भी कर लेते हैं कि उसमें साल में कितने दिन पानी रहता है ना, वो भी बता देता है हमें। तो वो बहुत सारी हेल्पफुल है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अभी इसका विकास होगा वैसे वैसे काम आसान होता चला जाएगा। इवन अभी कुछ लोगों का इनिशिएटिव जो मुझे पता चला कि वो सैटेलाइट इमेजरी से पानी की क्वालिटी भी मेजर कर सकते हैं, है ना। उसका डीओ लेवल चेक कर सकते हैं, अमोनिया लेवल, कंडक्टिविटी, वो सारी चेक कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया है वो सारी काम करना। जहाँ तक तालाबों का रोल की बात है, तो वो चाहे वो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, हीट वेव्स की बात करते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो आप वहाँ से अगर उसकी स्टडी शुरू करेंगे तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जब आप जैसे जैसे डीप जाएंगे, है ना, आप एक तरह से आप रॉकेट की तरह ऊपर से नीचे आएंगे ना, हमेशा आपका लैंड जो है वो पॉन्ड में जाके उतरेगा, है ना। तो आप जब भी इस सारी चीजों को स्टडी करेंगे और रीजन पे जाएंगे उसके में, है ना, कॉजेस पे जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तालाब पे ही जाके रुकेगी बात। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो या हीट वेव्स हो या फिर ये हो, तो वो कहीं ना कहीं तालाबों के इर्द गिर्द, तालाब मीन्स मेरा वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द ही वो घूमता है। तो वाटर बॉडी उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो इस सॉल्यूशंस में हम जिसको यूज कर सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी है, उस दूसरी तरफ हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, और टेक्नोलॉजीज इस काम को आसान भी करती हैं और कहीं ना कहीं उस काम को डिफिकल्ट भी करती हैं, और हमारा कार्बन एमिशन में हमारा एक तरह से नुकसान भी करती है। इवन जैसे ही अभी हम बात करें, है ना, हम कई बार पॉन्ड को खोदने के लिए पॉकलेन मशीन्स का यूज करते हैं ना, तो उसका फायदा भी है। फायदा जैसे वो जो काम 10 दिन में होता था वो 1 दिन में कर देती है ना। लेकिन उसको लाना, उसको ले जाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो डीजल डलता है, उससे जो धुआं निकलता है, वो तो मैनुअल काम से हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारा पैरेलली कार्बन भी एमिशन करती है। तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा कि हम कैसे कम से कम कार्बन फुटप्रिंट कर सकें अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ हम पॉन्ड स्टोरेशन या नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ झुकाव ला सकें। जमाना बदला था, जमाना बदल रहा है, और जमाना तो बदलता रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जिन तालाबों को अभी हम रिस्टोर कर रहे हैं, है ना, उसमें एक वर्ड है, हम सिर्फ रिस्टोर कर रहे हैं उनको, ये बनाए किसी और ने थे, है ना। और उसके बाद भी हमें इतना अप्रिसिएशन मिलता है, लोग तालियां बजाते हैं, लोग ग्रेट वर्क कहते हैं, है ना। मैं कहता हूँ कि हमने रिस्टोर किया है तो इतनी तारीफ मिल गई। अब सोचिए जिन्होंने बनाए होंगे वो तालाब, और हम उस समय पे तालाबों को रिस्टोर कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, जब सारे मशीनरीज हमारे पास है, जब हम घंटे भर में इतनी सारी मिट्टी खोद सकते हैं। लेकिन आज से 500 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, जब वो तालाब इतना बड़ा मैनुअली खोदा गया था, लोगों ने फावड़े से खोदा था, हाथ से खोदा था, उस समय पे सोचिए कितने सालों में जाके वो खोदा होगा।
कितने एफर्ट्स लोगों के लगे होंगे, कितनी मेहनत थी, कितना खून पसीना उन्होंने बहाया। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं तो पिछली पीढ़ियों के बारे में जो बातें करते हुए हमारी आंखों में चमक होती है, उनके प्रति सम्मान जो आ जाता है, उनके प्रति रेस्पेक्ट जो आ जाता है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी है, फिर से जमाना बदलेगा, है ना, फिर से वो हमारे बारे में बात करेंगे, क्या उतना सम्मान हम उनकी आंखों में देख पाएंगे अपने लिए? क्योंकि वो सम्मान तो लाने की बात दूर है, वो यही कहेंगे कि जब इतिहास पढ़ेंगे कि पहले ही ऐसे थे, लेकिन पिछली वाली पीढ़ियों ने ऐसे कर दिए थे, वो लैंडफिल साइट बना के छोड़ के गए हमारे लिए। उस समय पे हमें जो हमने चाहे कितने भी पैसे कमाए हैं, चाहे कितना भी धन अर्जित किया है, प्रॉपर्टीज किया है, वो कहीं ना कहीं सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको तो यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाने के बाद जो एक चीज़ बचती है वो आपकी इज्जत बचती है, आपके बारे में कितनी अच्छी बातें होती हैं वो बचती हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम इस तरह से गर्व से नहीं कह पाएंगे कि देखो हम जिस तरह से वो नेचुरल रिसोर्सेज छोड़ के गए थे, जैसे उन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए नहीं छोड़े वो नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा। जमाना बदलता रहेगा लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज वही रहने हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। आप आर्टिफिशियल नए क्रिएट कर सकते हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो वही रहने वाले हैं। उनमें आप कोई बदलाव करेंगे तो उल्टा ही होगा, कभी सीधा नहीं होने वाला। जैसे आप सोशल मीडिया पे आज देखते हैं, आज आप मैं तो कॉमन चर्चा देखता हूँ कि युवाओं की इस बात पे लड़ाई होती है कि ये ऐतिहासिक बिल्डिंग किसके पूर्वजों ने बनाई थी, है ना। उसके ऊपर कई बार वो गोलियां चल जाती है ना, उसके ऊपर कई बार दंगे हो जाते हैं, है ना। चाहे वो ताजमहल की बात है, आए दिन मुद्दा उठता रहता है, चाहे वो बहुत सारे मंदिरों की बात है, चाहे वो ऐतिहासिक ऐसी बहुत सारी चीज है जिन पे आज भी दंगे फसाद होने का डर रहता है, और सिर्फ एक क्रेडिट लेना होता है कि किसके पूर्वजों ने बनाए थे, है ना। तो वो तो हमारे अंदर उस चीज की कोई कमी नहीं है कि जो इतिहास को संभालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस उसको नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ले जाना है। ये जो तालाब बनाए थे ये भी एलियंस नहीं बना के गए थे, ये भी हमारे पूर्वजों ने बनाए, और इनके लिए भी फाइट करने हैं तो आप सही तरीके से करिए, है ना। आप ये क्रेडिट मत लीजिए कि ये इन्होंने बनाए थे या मेरे पूर्वजों ने बनाए, आप ये क्रेडिट लीजिए कि मेरे पूर्वज बनाए गए थे और मैं ही उनका देखभाल कर रहा हूँ, है ना, और मैं इसको नहीं होने दूंगा। जैसे आप हमारे घर में एक मूर्ति लगी होती है ना, तो उसके ऊपर हम सम्मान करते हैं, माला चढ़ाते हैं, है ना, लेकिन उसको कुछ होने नहीं देते हैं। वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज भी वैसे ही हैं, जिनको वो हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको एक ऐतिहासिक बिल्डिंग की तरह एक उस धरोहर को हम संभाल के रखें और आगे ट्रांसफर करके जाएं उसको। मेरा यही बस हमेशा संदेश रहता है, और मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं एक पॉन्डमैन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, है ना। चाहे मैं अभी 100 चलो रिस्टोर कर लिए, 1000 कर लूँगा पूरी लाइफ में, बट वो भी जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उस नंबर को, तो वो 0 है बिल्कुल, है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट मैं अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहा हूँ, वो अच्छी बात है। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी पूरी टीम कर रही है, और भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम 100-200 लोग भी कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं है। हमें हर शहर में, हर गाँव में, हर जिले में 1-1, 2-2 पॉन्डमैन बनाने होंगे, तब जाके कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको भी किसी न किसी को पॉन्डमैन बनना पड़ेगा। अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, रात दिन तैयार हूँ, और आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं।